ध्रुव झा। आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और बोली। आज हम लोग भाषा, लिपि और बोली के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। उतना ही नहीं, वह अपने मन के भाव और विचार जो है अन्य लोगों को बताता है, तो साथ ही वह अन्य व्यक्ति के विचार और भाव को समझता है। तो कहने का मतलब विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य के पास अनेक साधन हैं, जैसे इशारे हो गए, जैसे चित्र हो गया, जैसे आवाज हो गया। तो कहने का मतलब परंतु संकेत और चित्रों को या उससे जो है सभी विचार का भाव जो है व्यक्त नहीं किए जा सकते। इसीलिए ध्वनि ही वह एकमात्र साधन है जिसके सहारे व्यक्ति बोलकर और क्या करता है, सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करता है। तो सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो भावों विचारों के परस्पर जो है आदान प्रदान का समर्थ माध्यम है। तो यही जो है क्या है, भाषा है। यानी भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ माध्यम है। बात रही, देखिए, विश्व की सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, पुर्तगाल में पुर्तगाली बोली जाती है, ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में गुजराती बोली जाती है, मराठी जो है हिंदी मराठी यानी जो भी है, जापान में जो जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी है, चीन में चीनी है, ईरान में, यानी इसी प्रकार से अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन बात करें अगर हम भारत की, तो भारत जो है बहुभाषी देश है जहाँ पे बहुत तरह की भाषा बोली जाती है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे असम की बात करें, असमिया, बंगाल की बात करें तो बंगाली, उड़ीसा की बात करें तो उड़िया, कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़। यानी कहने का मतलब तमिल का जो है तमिल, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, संथाली, मतलब सब भाषा बोली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में कुल 22 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है और उन 22 भाषाओं में से ध्यान दीजिएगा, असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हो गए 22 भाषा जिसको कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त है। बात अगर करें भाषा के रूप, भाषा के मुख्य 2 ही रूप है, एक रूप मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। तो मौखिक रूप क्या है, तो जब व्यक्ति आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो इस क्रम में वक्ता द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह मौखिक भाषा है। जैसे दो बच्चे आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर बात कर सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा में एक बात ध्यान रखिएगा, जब वक्ता बोल रहा हो तो श्रोता भी होना चाहिए, सुनने वाला। मौखिक भाषा में एक जो है बोल करके अपने बात को जो है अपने विचारों को जो है प्रदान करता है, दूसरे के साथ जो है दूसरे को बोलता है, और दूसरा जो है उसको सुन करके समझता है, तब वह मौखिक भाषा हो। बात अगर रही लिखित भाषा की, तो जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान लिख करके करता है तो वही तो लिखित भाषा का रूप है। बात नहीं सांकेतिक भाषा की, तो देखिए सांकेतिक भाषा का कार्य संकेत से भी किया, जैसे किसी को हाथ हिलाकर बुलाना या मना करना, आंखें दिखा के डराना इत्यादि, ये सब जो है करते हैं। लेकिन ये जो है अस्पष्ट भाषा नहीं है, ये अस्पष्ट है। हो सकता है अगर किसी को हम जो है ऐसे कर रहे हो, उंगली दिखा रहे हो, तो दूसरा जो है आंख खोलने का भी संकेत समझ सकता है, मान लो दूसरे जगह की बात करते हैं, हम लोग आपस में समझ रहे हैं। तो भाषा वो नहीं है, भाषा वो है जहाँ भी बोले को समझे। इसीलिए इसको जो है सांकेतिक भाषा को जो है भाषा के रूप में नहीं दिया गया है। बात अगर करें इसमें 2 ही रूप है, इसमें 2 ही है, मौखिक और लिखित। बात रही भाषा, तो देखिए भाषा के भी कई रूप होते हैं। एक होता है मातृभाषा,
तो मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। मानव स्थान के मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी ने पंजाब में जन्म लिया और वहाँ की जो है भाषा है पंजाबी, तो उसकी जो मातृभाषा होगी वहाँ जन्म लिए हुए व्यक्ति की, वो पंजाबी होगी। बात अगर करें राष्ट्रभाषा की, तो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो है वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत की हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, यानी भारत में ज़्यादातर स्थानों पर हिंदी बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में ज़्यादा स्थानों पर ज़्यादा निवासी के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। इसीलिए ये सब यहाँ के राष्ट्रभाषा है। बात रही राजभाषा की, तो किसी भी देश के कामकाज या सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा जो है वही राजभाषा कहलाती है। जैसे कि बात अगर करें, भारत में जो है 14 सितंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। बात करेंगे, एक मानक भाषा भी होती है। तो मानक भाषा क्या है? तो हिंदी का प्रयोग जो है विभिन्न परियोजनों और कार्य क्षेत्रों में होने लगा है। तो इस व्यापकता के कारण और अधिक क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में किसी एक को मानक घोषित कर दिया गया है, वह एक मानक भाषा कहलाती है। जैसे मैं मान लीजिए मंदिर, तो मंदिर में हम लोग 9 द संयुक्त हर्षिकार करके भी लिखते हैं और म पर अनुस्वार द हर्षिकार र भी लिख के करते हैं। तो इसमें पहले लिखते थे 9 द संयुक्त हर्षिकार र, और ज़्यादातर जो है इसका उपयोग होने लगा म पर अनुस्वार द हर्षिकार र। तो इस स्थिति में हिंदी के विद्वान क्या किए? तो इसमें मतभेद ना हो, इसके लिए क्या किए? एक को मान लिए कि चलिए ये 9 द संयुक्त हर्षिकार ना हो करके म पर अनुस्वार डाल करके लिखिएगा। तो यानी जैसे हो गया, इसी में समझ गए ना, तो मंदिर वगैरह हो गया। तो ये जो है मानक रूप गई है, तो पहले हम लिखते थे गई में ग या दीर्घी का, अब ग दीर्घी कर दिया गया है विद्वानों के द्वारा। तो वो जो है व्यापक रूप से चल रहा है, ज़्यादा लोग उसका जो है यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो आप उसमें हो गया। तो ग दीर्घी ग दीर्घी, तो ये हो गया मानक भाषा। तो ठीक इसी प्रकार किसी को मानक भाषा। बात अगर करें हिंदी की कुछ प्रमुख बोली की, सबसे पहले देखिए बोली जो है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है और यह जो है बोली का रूप अस्थायी नहीं होता है, वह सदा बदलता रहता है। उतना ही नहीं, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के व्यक्ति अपने भावों और विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बात अगर रही हिंदी की कुछ प्रमुख बोली की, तो देखिए हिंदी की कुछ प्रमुख बोली है हमारे इधर। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में, इन सभी में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली जाती है। इसी में अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, उसके बांगरू, बुंदेली, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढारी थी। इतना बोली है। बात अगर करें हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हिमाचली है, उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां जो है अपने अपने क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो देखिए बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, और यदि किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो फिर वह बोली जो है वो बोली नहीं रह करके भाषा का रूप ले लेती है। बात रही लिपि की, तो देखिए उच्चरित भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन संकेत का प्रयोग किया जाता है वही लिपि है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, ए, बी, सी। तो कहने का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णों को यानी ध्वनि को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों की जो व्यवस्था है वही लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी, और इन भाषाओं की बात करें तो इन भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करें तो वो रोमन है। उर्दू की अरबी, फारसी, मिश्रित और पंजाबी की जो है वो गुरुमुखी है।
तो ये इसकी लिपि है। बात रही भाषा और लिपि में अंतर यह है कि भाषा लिखकर या बोलकर अपने भाव प्रकट करने का साधन है, जबकि लिपि भाषा को लिखने का साधन है। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।